प्रिय बच्चों, हर साल की भांति इस साल भी 12 का एक अति महत्वपूर्ण चैप्टर विलयन यानी सॉल्यूशन शुरू करने जा रहा हूँ। सबसे पहले विलयन को आप परिभाषित करेंगे। विलयन के बारे में आप प्रारंभिक कक्षाओं में भी पढ़े हैं। आप इसको बहुत ही सरलता से परिभाषित कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि परस्पर अभिक्रिया न करने वाले दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। कहने का अभिप्राय यह हुआ कि दो या दो से अधिक पदार्थ आप ले लें जो कि आपस में अभिक्रिया नहीं करते हों और उनको आप मिलाएंगे और जो समांगी मिश्रण प्राप्त होगा उसी को हम विलयन के नाम से जानते हैं। तो विलयन का परिभाषा अगर बताना हो तो आप इस प्रकार से बता सकते हैं। विलयन इसको घोल भी कहा जाएगा और इसका अंग्रेजी होता है सॉल्यूशन। अगर इसका परिभाषा लिखना है तो भी मैंने बताया परस्पर अभिक्रिया न करने वाले दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन यानी घोल कहते हैं। परस्पर अभिक्रिया न करने वाले दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन यानी घोल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि यहाँ पर आप एक बीकर ले लें, ठीक है ना, और इसमें आप जल भर लें और इस जल में आप चीनी मिला दें। यहाँ पर हो गया जल और जल में आप क्या मिलाएंगे? चीनी। तो आप पाएंगे कि चीनी और जल से समांगी मिश्रण बनेगा। जहाँ तक हम समझते हैं कि समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़े होंगे। समांगी मिश्रण का मतलब होता है वैसा मिश्रण जिसका संपूर्ण भाग एक समान हो। वैसा मिश्रण जिसका संपूर्ण भाग एक समान हो, यूनिफॉर्म हो, उसको हम समांगी मिश्रण कहते हैं। और वैसा मिश्रण जिसका संपूर्ण भाग एक समान न हो, उसको हम विसमांगी मिश्रण कहते हैं। तो चीनी को जब आप जल में मिलाएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक मिश्रण बनेगा और यह मिश्रण निश्चित रूप से समांगी होगा, क्योंकि सभी जगह जो संगठन है और गुण है उसमें किसी प्रकार की भिन्नता नहीं होगी। इस मिश्रण के कहीं से भी एक बूंद ले करके आप चखेंगे तो मिठास में किसी प्रकार का अंतर नहीं होगा। चाहे आप यहाँ से निकालें, चाहे यहाँ से निकालें, चाहे यहाँ से निकालें, कहीं से भी इस मिश्रण का एक बूंद आप चखेंगे, उसका स्वाद लेंगे तो उसके मिठास में किसी प्रकार का अंतर आप नहीं पाएंगे। तो इससे क्या प्रमाणित होता है? इससे प्रमाणित होता है कि यह मिश्रण आपका समांगी है, हर जगह एक जैसा है। बात समझ में आ गई? अब प्रश्न उठता है कि विसमांगी मिश्रण
किसको कहा जाएगा? ऐसे विषमांगी से यहाँ कोई लेना देना है नहीं। समांगी मिश्रण को ही घोल कहा जाता है, विलयन कहा जाता है। फिर भी विषमांगी मिश्रण के बारे में आप जानते हैं। जैसे जल में आप बालू मिला दें, तो जल में बालू आप मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि बालू जल के माने जो आप बर्तन लेंगे उसके पेंदी में जाकर क्या होगा? बैठ जाएगा। आप कहीं से भी इस मिश्रण को निकालें तो पाएंगे कि हर जगह बालू के कण की जो संख्या होगी, यानी कि मिश्रण जो होगा वह एक जैसा नहीं होगा। कहीं बालू के कण ज़्यादा मिलेंगे, कहीं पर आपका कम मिलेगा। ठीक है ना? तो जल प्लस बालू का जो मिश्रण होगा वह विषमांगी होगा। इसका संपूर्ण भाग एक समान हो ही नहीं सकता है। और मान लो कि तेल है, अब तेल को तुम जल में मिला दो, तो तेल और जल मिल करके भी विषमांगी मिश्रण ही बनाएंगे। तेल ऊपर होगा, हल्का होता है, और जल किधर कहाँ होगा? नीचे होगा। तो एक सेपरेट लेयर बन जाएगा, यानी कि तेल और जल को आप पहचान सकते हैं। तो ऐसे मिश्रण को हम विषमांगी मिश्रण कहेंगे। विषमांगी मिश्रण में ये निश्चित रूप से मिश्रण जो होगा यह कैसा होगा? समांगी होगा। एक आप बीकर लें, इसमें जल ले लें और इसमें बालू मिला दें, तो बालू के कण कहाँ बैठ जाएंगे? पात्र के पेंदी में। और मान लो कि यहाँ से दो भाग में हम बांट दिए, तो इस भाग और इस भाग दोनों भाग में बालू के कण का जो वितरण होगा वह एक समान नहीं होगा। कहीं ज़्यादा होगा और कहीं कम होगा। तो निश्चित रूप से यह मिश्रण जो होगा वह विषमांगी है। लेकिन यहाँ पर क्या है? समांगी है, सब जगह एक जैसा है। अब बात समझ में आ गई? अब मैं बताना चाहूँगा विलयन के घटक के बारे में। किसके बारे में? विलयन के घटक के बारे में। विलयन के घटक, घटक या अवयव भी इसको कह सकते हैं। इंग्लिश में इसको कंपोनेंट कहेंगे। इसका जो इंग्लिश होगा क्या होगा? कंपोनेंट। इंग्लिश में टर्म जानना है। देखिए, जो सब्सटेंस, जो पदार्थ सॉल्यूशन के निर्माण में भाग लेते हैं उसी को घटक के नाम से जाना जाता है। जो पदार्थ विलयन के निर्माण में भाग लेते हैं उसको हम विलयन का घटक कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो घटक के किसको कहा जाएगा? वैसे पदार्थ जो विलयन यानी घोल के निर्माण में भाग लेते हैं उन्हें घोल का घटक कहा जाता है, यानी घोल का घटक कहलाते हैं। अब देखिए, घटक की संख्या के आधार पर विलयन को आप वर्गीकृत भी कर सकते हैं। भिन्न भिन्न आधार पर विलयन को आप वर्गीकृत कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम घटक के संख्या के आधार पर बताएंगे कि विलयन कितने प्रकार के हो सकते हैं। इसको मिटा दें। विलयन के प्रकार किसके आधार पर? घटक के आधार पर। देखिए, घटक के आधार पर विलयन जो होगा वह है द्विअंगी हो सकता है, त्रिअंगी हो सकता है,
चतुर्थ अंगी हो सकता है, चतुर्थंगी भी इसको लिख सकते हैं, इत्यादि। अब देखो त्रिअंगी चतुर्थंगी को हम बहुअंगी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बहुअंगी। तो त्रिअंगी भी आपका बहुअंगी है, चतुर्थंगी भी आपका क्या है? बहुअंगी है। अगर घोल में घटक की संख्या 2 है तो उसको द्विअंगी कहेंगे। अगर घटक की संख्या 3 हो त्रिअंगी होगा, 4 हो चतुर्थंगी होगा। इस तरह से आप घोल का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो कम से कम 2 घटक तो होंगे ही, तब 2 से अगर ज़्यादा है तो उसको क्या कहेंगे? बहुअंगी। अब बहुअंगी में त्रिअंगी भी हो सकता है, चतुर्थंगी भी हो सकता है, पंचअंगी भी हो सकता है, षष्ठअंगी भी हो सकता है, इत्यादि। बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब ये हुआ कि द्विअंगी घोल किसको कहा जाएगा? जिसमें घटक की संख्या कितनी हो? 2। द्विअंगी घोल किसको कहेंगे? द्विअंगी घोल वैसा घोल जिसमें सिर्फ 2 घटक। और बहुअंगी किसको कहेंगे? बहुअंगी घोल वैसा घोल जिसमें 2 से अधिक घटक। बात समझ में आ गई? लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ द्विअंगी घोल ही पढ़ना है, ये पढ़ना है सिर्फ 12th क्लास के सिलेबस में। तो हम लोग चर्चा करेंगे द्विअंगी घोल पर। किस घोल पर? द्विअंगी घोल पर। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपका द्विअंगी घोल है तो उसमें एक घटक को हम घुल लें या विलेय कहते हैं, और दूसरे घटक को हम घोलक या विलायक कहते हैं। द्विअंगी घोल में 2 घटक होंगे, एक घटक को हम घुल लें या विलेय और दूसरे घटक को घोलक या विलायक कहेंगे। बात समझ में आ गई? तो हमें द्विअंगी घोल पर ही चर्चा करेंगे। द्विअंगी घोल, अब इसके 2 घटक होंगे, एक घटक को हम घुल लें या विलेय और दूसरे घटक को घोलक या विलायक कहा जाता है। इंग्लिश एक होगा, इसको सॉल्यूट कहेंगे और इसको अंग्रेजी में सॉल्वेंट कहेंगे। बात समझ में आ गई? एक चीज नोट करने योग्य है कि घोल में चाहे जितने भी घटक हों उसमें से एक घोलक का कार्य करेगा और अन्य जितने होंगे सब एक घुलने का काम करेंगे। ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक आपका घोलक होगा और अन्य क्या होंगे? घुल्ले होंगे। द्विअंगी घोल में तो एक घुल्ले होगा और दूसरा क्या होगा? घोलक होगा। एक घुल और दूसरा क्या होगा? घोलक। अब प्रश्न उठता है कि घुल्ले किसको कहा जाएगा? घुल्ले का मतलब हुआ वह घटक जो प्रायः कम मात्रा में है। घोल का वह घटक जो प्रायः क्या हो? कम मात्रा में, उसको क्या कहेंगे? घुल्ले कहलाएगा यानी कहलाता है। अब घोलक किसको कहेंगे? वह घटक
जो प्राय अधिक मात्रा में हो, क्या कहते हैं, घोलक या इसको विलायक भी कहेंगे, विलायक कहलाता है। बात समझ में गई? घुल्य वह होगा जो प्राय कम मात्रा में हो, और घोलक उसको कहेंगे जो प्राय अधिक मात्रा में हो। प्राय मैंने यहाँ पर लगाया है, यह कोई हार्ड एंड फास्ट नियम नहीं है। आपको उदाहरण द्वारा बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन घुल्य है, कौन घोलक है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक घोल है, इसमें दो घटक हैं ए और बी, और यहाँ पर एक घोल है, इसमें तीन घटक हैं ए बी और सी। बताइए कि इसमें से दोनों में से कोई एक घुल्य होगा और दूसरा क्या होगा, घोलक होगा। अगर हम मान लें कि ए आपका क्या है, घुल्य है, विलेय है, विलेय, तो बी क्या होगा, निश्चित रूप से घोलक होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, विलायक। अगर तीन वो कंपोनेंट की घटक की संख्या 3 हो, त्रिअंगी घोल हो, बहुअंगी घोल हो, तो इस स्थिति में आपसे पूछा जाए तो तीनों में से कोई एक घोलक होगा और दो अन्य क्या होंगे, घुल्य होंगे। सपोज कीजिए, मान लीजिए कि ए यहाँ पर क्या है, ये आपका घोलक है, तो यहाँ पर बी और सी क्या होंगे, ये आपका घुल्य होंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बहुअंगी घोल में घोलक एक ही होगा, घुल्य की संख्या आपका एक से अधिक हो सकता है। बात समझ में आ गई? लेकिन हम शुरू में ही बताए हैं कि हमारा मुख्य फोकस जो होगा वह द्विअंगी घोल पर होगा। किस घोल पर? द्विअंगी घोल पर। अब हम द्विअंगी घोल में एक जो घुल्य होता है, दूसरा घोलक होता है घटक के रूप में। अब इसको उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि किसको घुल्य कहेंगे और किसको घोलक कहेंगे। मैंने क्या बताया कि जो प्रायः कम मात्रा में हो वह घुल्य, और जो प्रायः अधिक मात्रा में हो उसको घोलक कहते हैं। अब उदाहरण ले लें। जैसे मान लो कि तुम्हारा चीनी अब प्लस है जल, ये दोनों को मिलाने से घोल बना। किस रूप में घोल बनेगा? शरबत के रूप में। शरबत तो आप बनाते ही होंगे घर पर, चीनी या पानी का मिश्रण तैयार करना होता होगा। बताइए कि चीनी यहाँ पर क्या है? ठोस। जल क्या है? द्रव। अब घोल जो बनेगा वह भी क्या होगा? द्रव। कब है? मान लीजिए कि चीनी यहाँ पर 40% हम ले लें, जल यहाँ पर 60% ले लें। तो अगर मिश्रण में 40% चीनी हो, 60% आपका जल हो, तो घोल के रूप में जो शरबत प्राप्त होगा वह भी द्रव के रूप में ही प्राप्त होगा। किस रूप में प्राप्त होगा? द्रव के रूप में। अब बताइए कि चीनी या जल में किसका मात्रा ज्यादा है? तो जल का मात्रा 60% है, ज्यादा है, तो यहाँ जल घोलक है, और चीनी यहाँ पर क्या होगा? आपका घुल्य होगा। लेकिन मैंने बताया कि यह कोई हार्ड एंड फास्ट नियम नहीं है। और ठीक इसको उल्टा करके देखें। ये लिख रहे हैं चीनी प्लस जल, चीनी हम 60% कर दें और जल कितना कर दें? 40%। इससे आपका एक घोल बना है, ठीक है ना। चीनी आपका क्या है? ठोस है। जल क्या है? द्रव है। अब 40% जल में आप 60% चीनी भी मिलाएंगे तो घोल जो बनेगा उसकी भौतिक अवस्था भी द्रव ही होगी।
आप मिला करके देख लीजिएगा, ये अभी आपका द्रव होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि कौन घुल्य है, कौन विलेय है, और कौन घोलक है, कौन विलायक है, तो आप तो कहेंगे कि जो अधिक अमाउंट में है यह घोलक है, और जो कम अमाउंट में है वह घुल्य है। लेकिन यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ भी आपका जल जो होगा ये क्या होगा, घोलक, और चीनी यहाँ पर क्या होगा, घुल्य। तब तो आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि कैसे हो रहा है, कभी कम मात्रा कभी अधिक मात्रा, ये कौन सा भाई यहाँ पर कंसेप्ट लग रहा है। तो एक बात यहाँ याद कर लीजिए, जो घटक घोल की भौतिक अवस्था में रहता है, जो घटक घोल की भौतिक अवस्था में रहता है, चाहे उसका मात्रा कम ही क्यों न हो, उसको हम घोलक कहेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि घोल जिस घटक के भौतिक अवस्था में होगा, दूसरे तरफ से भी कह सकते हैं, घोल जिस घटक के भौतिक अवस्था में होगा वह घटक घोलक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, घोलक। तो देखिए यहाँ पर ये द्रव है और घोल भी क्या है, द्रव है। ये आपका ठोस है चीज और घोल बन रहा है द्रव। तो आपको देख लेना है कि घटक और घोल दोनों का भौतिक अवस्था किसका सेम है, किस घटक का भौतिक अवस्था घोल के भौतिक अवस्था में है। तो जल द्रव और घोल भी द्रव है, ये दोनों के भौतिक अवस्था क्या है, समान है। तो कम अमाउंट होने पर भी इसको हम क्या कहेंगे, घोलक कहेंगे। तो बात समझ गए होंगे कि घोलक किसको कहा जाएगा, यानी कि नोट में आप लिख सकते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। नोट, घोलक तथा घोल की भौतिक अवस्थाएं ये कहीं होती है। घोलक तथा घोल की भौतिक अवस्थाएं ये कहीं होती है। घोलक जिस भौतिक अवस्था में होगा वही भौतिक अवस्था आपका घोल का भी होगा। समझ में आ गया। तो कम मात्रा होने पर भी वह पदार्थ घोलक कहलाएगा, क्योंकि उसकी भौतिक अवस्था और घोल की भौतिक अवस्था क्या है, समान है। अब तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे घोल के प्रकार पर ही, लेकिन किसके आधार पर, घुल्य की मात्रा के आधार पर। घुल्य के मात्रा के आधार पर घोल कितने प्रकार के हो सकते हैं, विलयन कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो हम टॉपिक दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। घुल्य के मात्रा के आधार पर घोल के प्रकार। देखिए इस आधार पर दो प्रकार के घोल हो सकते हैं, एक होगा तनु और दूसरा होगा सांद्र। इसको हम डाइल्यूट कहेंगे और इसको कॉन्सेंट्रेटेड। डाइल्यूट का मतलब हुआ पतला और कॉन्सेंट्रेटेड यानी सांद्र का मतलब होगा गाढ़ा। बात समझ में आई। तो जो घोल पतला हो उसको डाइल्यूट कहेंगे तनु, और जो घोल गाढ़ा हो उसको सांद्र कहेंगे। तो बताओ कि पतला कौन होगा, जिस घोल में, जिस विलयन में घुल्य की मात्रा कम होगी, जिस विलयन में अपेक्षाकृत घुल्य कम होगा तो वह निश्चित रूप से पतला होगा और उसको हम तनु घोल कहेंगे। और जिस घोल में अपेक्षाकृत घुल्य की मात्रा अधिक होगी तो वह निश्चित रूप से गाढ़ा होगा और उसको हम क्या कहेंगे, सांद्र घोल कहेंगे। तनु किसको कहा जाएगा, वह घोल जिसमें अपेक्षाकृत
घुल्य कम हो। सांद्र किसको कहेंगे? वह घोल जिसमें अपेक्षाकृत घुल्य अधिक हो, अधिक मात्रा में हो, अधिक हो, दोनों कर सकते हैं। अब इसको एक उदाहरण द्वारा समझना, मिटा देना इसको। हाँ, जैसे यहां पर एक हम बीकर लिए, 2 ठो बीकर ले लिए, इसमें भी हम 100 ml जल ले लिए, इसमें भी 100 ml जल ले लिए। ठीक है। अब इसमें 2 ग्राम चीनी इसमें हम मिला देंगे, इसमें 60 ग्राम चीनी इसमें मान लीजिए मिला देंगे। ये घोल बनेगा, यहाँ भी घोल बनेगा चीनी या पानी से। तो बताइए कि कौन घोल पतला होगा, कौन गाढ़ा होगा? तो निश्चित रूप से ये जो घोल होगा ये पतला होगा और ये घोल क्या होगा? गाढ़ा होगा। कोई आपसे पूछेगा कि दोनों में से कौन ज़्यादा मीठा लगेगा, तो ये कम मीठा लगेगा, ये ज़्यादा मीठा लगेगा। गाढ़ा है तो ज़्यादा मीठा लगेगा, पतला है तो क्या है? कम मीठा लगेगा। तो इसको हम तनु घोल कहेंगे, तनु घोल। और यहाँ जो बनेगा यह निश्चित रूप से कैसा घोल होगा? सांद्र घोल। तो तनु और सांद्र अगर घोल की बात हो तो आपका दिमाग सीधा जाना चाहिए घुल्य की मात्रा पर। तनु घोल की बात हो रही है तो समझ लीजिए कि उसमें घुल्य कम है, और सांद्र घोल की कोई बात कर रहा है तो उसमें घुल्य जो है, विलेय जो है वह अधिक है। समझ गए? अब हमें विलयन का वर्गीकरण, विलयन का प्रकार बताएंगे घुल्य और घोलक के भौतिक अवस्था के आधार पर। इसको मिटा दें। घुल्य और घोलक के भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन यानी घोल के प्रकार। देखो, इस आधार पर घोल को 3 भाग में बांट सकते हैं: ठोस घोल, दूसरा आपका हो जाएगा द्रव घोल, और तीसरा हो जाएगा गैस घोल। ठीक है। अब जरा आप देखें, एक प्रत्येक 3 प्रकार का आपका हो सकता है। ठोस घोल भी 3 प्रकार का होगा, द्रव घोल भी 3 प्रकार का होगा, गैस घोल कहना चाहिए इसको, गैसीय घोल भी कह सकते हैं, गैसीय घोल, यह भी 3 प्रकार का होगा। कैसे होगा इस पर जरा हम लोग चर्चा करें। ठीक है। अंग्रेजी इसका लिखेंगे सॉलिड सॉल्यूशन, इसका हम अंग्रेजी लिखेंगे लिक्विड सॉल्यूशन, और इसका अंग्रेजी लिखेंगे हमें गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है। अब इसको आगे हम बढ़ा रहे हैं। यह कैसे 3 प्रकार का होगा, यह भी 3 प्रकार का होगा, यह भी 3 प्रकार का होगा। देखिए कैसे। यहां पर कर लो घुल्य, यहां आपका घोलक, यहाँ उदाहरण, और यहाँ घोल के प्रकार। अगर घोलक ठोस हो, घुल्य क्या हो? यह भी ठोस हो। घोलक भी ठोस हो सकता है, घुल्य भी ठोस हो सकता है। ठीक है। तो घोल का प्रकार क्या कहलाएगा? यानी घोल का नाम होगा ठोस में ठोस,
ठीक है। अब इसका उदाहरण आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, जैसे पीतल। पीतल में आप जानते हैं कि कॉपर और जिंक होता है। जिंक कॉपर लिख सकते हैं ना, जिंक प्लस कॉपर। जिंक 40%, मान लीजिए कॉपर आपका कितना 60%। तो अब बताइए कि जिंक भी ठोस है और कॉपर भी ठोस है, लेकिन कौन अधिक मात्रा में है? तो जिंक आपका अधिक मात्रा में है कि कॉपर आपका अधिक मात्रा में है? तो आप कहेंगे कि कॉपर अधिक मात्रा में है। तो कॉपर यहाँ पर घोलक का काम कर रहा है और जस्ता जो है जिंक वह घुलने का काम कर रहा है। बात समझ में आ गई? तो दोनों क्या है? ठोस। तो इस घोल का नाम होगा, इस घोल का प्रकार होगा आपका ठोस में ठोस कह सकते हैं, या ठोस ठोस घोल के नाम से भी जान सकते हैं। क्या कहेंगे इसको? ठोस ठोस भी कह सकते हैं। पहला हो गया। दूसरा का होगा घोलक ठोस हो और घुले द्रव। तो इसको लिखेंगे द्रव में ठोस। द्रव में क्या लिखेंगे? ठोस। और यह बिल्कुल आपका गलत होगा। अगर आप कहीं द्रव में ठोस लिख दिए तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि कम में ज्यादा लिखना उचित नहीं है, ज्यादा में कम होना चाहिए। तो बताइए कि यहाँ पर घोलक कौन है? ठोस है, और घुले कौन है? द्रव। तो यह ज्यादा है, ये क्या है? कम है। तो ज्यादा में कम। जैसे मान लीजिए कि दाल में घी कहना ज्यादा सही है कि घी में दाल कहना ज्यादा सही है? तो आप निश्चित कहेंगे कि दाल में घी कहना सही है। दाल ज्यादा है, उसमें कम आपने क्या किया? मिला दिया। तो क्या इसका सही होगा? ये गलत है बिल्कुल। तो सही क्या होगा? सही हो जाएगा आपका, लिखना पड़ेगा ठोस में द्रव। ठोस में द्रव। जैसे उदाहरण के रूप में अब देखिए, ठोस यहाँ पर क्या है? ज्यादा है, और द्रव यहाँ पर क्या है? कम। तो मान लीजिए कि पारा ले लें। पारा का नाम सुने होंगे, मरकरी प्लस जिंक, ठीक है ना? इसको अमलगम भी कहते हैं, अमलगम, ठीक है ना? अमलगम का है जिंक, मरकरी प्लस जिंक, अमलगम। यानी कि यह भी मिश्र धातु है। तो मान लीजिए कि इसमें दो घटक हैं और एक घटक अगर पारा हो, मरकरी हो, तो उसको हम अमलगम कहेंगे। तो ये हो गया Hg प्लस जिंक। Hg क्या है? Hg आपका द्रव है और जिंक क्या है? ठोस है। तो अधिक मात्रा में कौन होगा? जिंक। और कम मात्रा में कौन होगा? आपका Hg। और ये दोनों मिल करके जो मिश्रण बनाएंगे, तो उस मिश्रण का नाम क्या होगा? ठोस में द्रव, या उसको द्रव ठोस घोल भी इसको कहेंगे। द्रव ठोस भी कर सकते हैं। तीसरा, यह ठोस हो यह गैस हो, तो क्या लिखोगे? बोलो, घोल के प्रकार में क्या लिखोगे? ठोस में गैस। ठोस में क्या हो जाएगा? गैस। पैलेडियम, इसका संकेत होता है Pd में आपका N2। तो बताओ कि यहाँ पर Pd जो है घोलक है और N2 क्या है? घुल्ले है। तो घुल्ले कम होता है, घोलक क्या होता है? ज्यादा। ये ज्यादा मात्रा में होगा, ये कम मात्रा में होगा। चौथा, इसको हम ले लें द्रव, इसको ले लें मान लीजिए कि ठोस। तो घोल का नाम क्या होगा? घोल के प्रकार में क्या लिखेंगे? लिखेंगे द्रव में ठोस। कहीं आप ठोस में द्रव लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। द्रव में, घोलक में घुल। याद रखिए, घोलक में घुल आपको लिखना होगा।
तो ठोस यहाँ कम है और द्रव क्या है, ज़्यादा है। जैसे चीनी और प्लस पानी, ये दोनों का मिश्रण हो जाएगा। पांचवा, यहाँ द्रव ले लें और यहाँ भी द्रव ले लें, तो इसका नाम होगा द्रव में द्रव। उदाहरण क्या होगा, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल प्लस है पानी। यह भी द्रव है और यह भी क्या है, द्रव है। यह कम मात्रा में होगा, यह ज्यादा मात्रा में। छठा में यहाँ द्रव ले लें और यहाँ पर गैस ले लें, तो क्या होगा, द्रव में गैस। जैसे जल में O2, अगर जल में O2 गैस घुला हुआ हो तो यह जो मिश्रण होगा उसको कहेंगे द्रव में गैस, द्रव में गैस। तो देखिए, ये तीनों का जो भौतिक अवस्था है, जो घोल बनेगा ठोस और ठोस से, द्रव और ठोस से और गैस और ठोस से, तो बताओ कि घोल का भौतिक अवस्था किसमें होगा, ठोस में होगा। चूंकि घोल का वही भौतिक अवस्था होता है जो घोलक का होता है, तो घोलक सब जगह ठोस है, तो घोल भी कैसा बनेगा, ठोस। तो ये तीनों किस प्रकार के घोल हैं, ये ठोस घोल कहलाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर बताइए, घोल का भौतिक अवस्था द्रव में होगा, तो ये तीनों क्या कहलाएंगे, ये आपका द्रव घोल कहलाएंगे। तो ठोस घोल भी 3 प्रकार का और द्रव घोल भी कई प्रकार का, 3 प्रकार का। समझ में आ गया। अब हम गैसीय घोल के बारे में चर्चा करेंगे। फिर से लिख लें, घोल के प्रकार, घोलने, घोलक, उदाहरण। अगर घोलक गैस, घुले ठोस, घोले कैसा होगा भाई, गैस में ठोस। घोल का नाम हो जाएगा गैस में ठोस। उदाहरण के रूप में लेंगे, अब देखिए गैस अधिक होना चाहिए और ठोस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो गैस इसमें हम ज़्यादा ले रहे हैं और ठोस कम लेना है। जैसे N2 गैस में कपूर, अब कपूर यहाँ पर क्या है, ठोस है, और N2 तो गैस नहीं, तो N2 अधिक होगा और कपूर क्या होगा, कम होगा। तो यह है घोलक का काम कर रहा है और यह घुलने का। तो ये हो गया आपका 7वां पॉइंट। 8वां में यह गैस और यह भी द्रव, नाम इसका हो जाएगा गैस में द्रव, गैस में द्रव। याद हमेशा रखना है, घोलक में घुलने, यही प्रयोग करना है, घोलक में घुलने। तो द्रव कम होना चाहिए और गैस का क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो आप द्रव को कम रखेंगे और गैस को ज़्यादा रखना है। क्या लिख सकते हैं, N2 गैस में क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म लिक्विड होगा, N2 आपका क्या है, गैस। तो N2 घोलक का काम कर रहा है और क्लोरोफॉर्म घुलने का। और 9वां हो जाएगा, यहाँ गैस और यहाँ पर भी गैस, गैस में गैस। उदाहरण ले सकते हैं O2 प्लस N2। O2 यहाँ पर कम होता है तो यह आपका घुलने का कार्य कर रहा है, और N2 ज़्यादा अमाउंट में होता है तो यह घोलक का कार्य कर रहा है। और इसको हम वायु भी कह सकते हैं क्योंकि यह वायु का मुख्य अवयव होता है। वायु में मुख्य रूप से N2 और O2 ही होते हैं। N2 ज़्यादा अमाउंट में होता है, घोलक का कार्य करेगा, और O2 घुलने का।
ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ देखें घोलक तीनों जगह गैस है, तो निश्चित रूप से घोल की जो अवस्था होगी वो अभी गैस ही की अवस्था में होगी, और इन तीनों को हम गैसीय घोल के नाम से जानेंगे। कौन घोल? गैसीय घोल। तो आपने देखा कि ठोस घोल भी 3 प्रकार का, द्रव घोल भी 3 प्रकार का और गैसीय घोल भी 3 प्रकार का। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 9 प्रकार के घोल होंगे घुल्य और घोलक के भौतिक अवस्था के आधार पर। और बाद में आगे हम पढ़ाएंगे। अगले वीडियो का आप इंतजार करिए। धन्यवाद।